पाकिस्तान क्रिकेट पर तनवीज अहमद की बेबाक बातें। तमीज राजा, पाकिस्तान के क्रिकेट के गंद को साफ करो और पाकिस्तान की टीम हरा सकती है इंडिया की टीम को 24 अक्टूबर को। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, साथियों, खुशामदीद। आपकी खिदमत में हाजिर हूँ क्रिक बूम के एक नए एडिशन के साथ एहसान कुरैशी। और आप जैसे जानते हैं, आपकी सबकी नज़रें हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो है वो मुत्तहदा अरब अमारात में उड़ान भरने के लिए तैयार है। आजकल उनका जनाब तरबियती कैंप लाहौर के LCCA ग्राउंड पर जारी है। मुख्तलिफ तरीके से उनकी ट्रेनिंग हो रही है, लेकिन हकीकत में पाकिस्तान की टीम जो है ना बग़ैर कोचिज़ के प्रैक्टिस कर रही है। गो के ज़रूर है कि सकलैन मुश्ताक इंटरिम कोच है, लेकिन मेरा ख्याल है ये एक लम्हा पाकिस्तान के लिए थोड़ा फिक्रिया है। लेकिन पाकिस्तान के चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम के ऊपर दबाव आया, सोशल मीडिया का, सहाफ़ियों का और बहुत से क्रिकेटर्स का, और बिलाखिर उन्होंने जनाब अक्लमंदी का तकाजा करते हुए शोएब मलिक को भी टीम में शामिल कर लिया, जनाब हैदर अली को भी शामिल कर लिया, फ़खर जमान को भी कर लिया, सरफराज को भी कर लिया। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की टीम की शक्ल अब बेहतर नज़र आ रही है। अगर ये पूरी तगोदौर पूरी ताकत के साथ पाकिस्तान की टीम खेले तो मेरा ख्याल है कि ऐसा मुमकिन नहीं है कि वो हरा सकती है इंडिया की टीम को। लोग कहेंगे यार ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, बड़ी तगड़ी टीम है। देखिए भाई, ये T20 क्रिकेट जो है ना, ये बड़ी अजीब व गरीब क्रिकेट है। एक अच्छा बॉलिंग का स्पेल, 2-3 अच्छे कैचेस, एक अच्छा बैटिंग का एक ज़बरदस्त पावर प्ले, ये आपकी किस्मत को तब्दील कर सकता है। ज़बरदस्त क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है इसमें। ये ज़रूर है कि पाकिस्तान रैंक नंबर 3 है, लेकिन पाकिस्तान की जो टीम मुंतखब हुई है, अगर ये पूरे तगोदो के साथ, पूरे अज़्म और हौसले के साथ और वतन परस्ती के साथ खेलें तो ये किसी भी दिन पाकिस्तान की टीम जो है ना, किसी भी टीम को हराने की सलाहियत रखती है। और लगता यही है कि पाकिस्तान की टीम जो है वो ज़रूर जो है अच्छी परफॉर्मेंस देगी। अब हमें उनको बैक करना है हमने। हालांकि हमें हर इख्तलाफात थे सिलेक्शन में, लेकिन अब ये बेहतर टीम मुंतखब हुई है। लोग अभी भी कह रहे हैं कि वहाब रियाज को आना चाहिए, लेकिन अब जो आ गए, मेरा ख्याल है इतने फास्ट बॉलर खेले भी नहीं पाकिस्तान की तरफ से। मेरा ख्याल है 3-3 स्पिनर जाएंगे इसमें, और पाकिस्तान के लिए टीम सिलेक्शन का भी बड़ा एक सवाल पैदा होगा, कौन खेले, किसको निकालें, क्योंकि अब वो मिडिल ऑर्डर बैटिंग के हमारे सवाल तो बहुत हैं। मेरी तो ख्वाहिश है कि जनाब जो मोहम्मद रिजवान और फ़खर जमान ओपन करें और नंबर 3 पे आएँ बाबर आजम। लेकिन इससे पहले कि हम तफसीलात में जाएँ, मेरी जनाब आपसे मौदबाना गुजारिश है कि आप हमारे YouTube चैनल क्रिक बूम विद एहसान कुरैशी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने कमेंट ज़रूर दें। देखिए, कमेंट से हमें पता चलता है, लोगों ने अब कमेंट्स हमारे देना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि हम बातें करते हैं सच्ची और खरी। और आज हमारे जो मेहमान होंगे ना, वो हम आपको उनका इंटरव्यू सुनाएंगे। बड़ी बेबाक बातें करते हैं, बड़ी बोल्डली बोलते हैं, बेलाग तबसरा करते हैं। कौन है जनाब? पाकिस्तान के साबिक फास्ट बॉलर तनवीर अहमद। उनकी बातें हम आज सुनवाएंगे और आप उनकी बातें सुने। बातों में उनकी बहुत पंच है, खिलाड़ी भी रहे हैं, काफ़ी अरसे पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेली है और पाकिस्तान टीम में भी रहे, तो सारी चीज़ें वो जानते हैं, अंदरूनी बैरूनी, और काफ़ी पाकिस्तान के क्रिकेट को फॉलो करते हैं। ज़ाहिर बात है, अपना YouTube चैनल पर जाते हैं, ARY में भी आते हैं, तो बातें उनकी बड़ी सच्ची और खरी होगी। तो उनकी बातें आपसे हम उनकी मुलाकात कराएंगे और उन्हीं से सुनाएंगे कि वो पाकिस्तान की इस टीम को, उनका भी बड़ा रोल है। उन्होंने जनाब बहुत लड़ाड़ा था मोहम्मद वसीम को, जब उसने ये पहली टीम अनाउंस की थी, काफ़ी उस पर कंट्रोवर्सी हुई थी, लेकिन बिलाखिर अब कहाँ से भी आया, प्रेशर कहाँ से आया, बहरहाल टीम एक बेहतर हो गई है। पाकिस्तान की टीम की शक्ल बेहतर हो गई है। अब पाकिस्तान की टीम जो है वो उम्मीद हम उनसे रख सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान की टीम अनप्रेडिक्टेबल है। वो बहुत कुछ कर बढ़ सकती है और बाद औक़ात कुछ भी नहीं कर सकती। तो करके दिखाना है भाई इस दफ़ा। अगर इस दफ़ा नहीं करके दिखाया तो 2 लास्ट टूर्नामेंट में हमारी परफॉर्मेंस बहुत ख़राब गई है। पाकिस्तान ने 2009 में जनाब इंग्लैंड में जनाब ये T20 वर्ल्ड कप पहली बार जीता था। हालांकि पहले एडिशन में हम लोग इंडिया से एक जीता हुआ मैच हार गए थे, लेकिन पाकिस्तान की टीम के पास सलाहियत है, तो मौका है। शोएब मलिक आप अपना आखिरी खेलेंगे, हालांकि वो 2007 से मुसलसल खेल रहे हैं T20 वर्ल्ड कप, और उनका ये 6ठा वर्ल्ड कप होगा। तो भाई इसको यादगार बनाओ। शोएब मलिक टीम में तो आ गए और लोग सवाल तो अब भी कर रहे हैं, लेकिन सलाहियत मौजूद है। अपने लिए आखिरी ऐसा टूर्नामेंट इसको यादगार बनाओ कि लोग तुम्हारे ऊपर जो बातें होती रही है, चेमगोई होती रही है, वो लोगों के जहन से साफ हो जाए। पाकिस्तान को टाइटल जितवाए, उनको खुश करो और अपनी इज्जत बनाओ। और बाबर आजम और उनकी टीम के खिलाड़ी जो हैं, उनको एक नए हौसले और अज़्म के साथ टीम को परफॉर्म करना चाहिए। देखें, हमारा मैच जो है
वो न्यूजीलैंड से है, अफगानिस्तान से है, इंडिया से है। पहला ही मैच हमारा बड़ा ज़बरदस्त है इंडिया से, लेकिन मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान की टीम अच्छा परफॉर्म करेगी, फाइट करेगी। देखिए वही बात है कि फाइट करते हुए नजर आना चाहिए। देखिए जीत हार जो है वो किसी के हाथ में नहीं होती, और ऑनेस्ट क्रिकेट खेलें, क्लीन क्रिकेट खेलें। सवाल उठते रहते हैं क्योंकि जब ये T20 वर्ल्ड कप होता है, डॉट बॉलों में बातें होती हैं, मुख्तलिफ चेमगोइयाँ होती हैं आवाम की तरफ से भी, मीडिया की तरफ से भी। तो मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान के खिलाड़ी अपने वतन के लिए खेलेंगे, अपनी कौम के लिए खेलेंगे, और एक नए जोश और वलवला के साथ खेलेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की टीम, ये टीम इसमें दमखम ज़रूर है। अगर अब दमखम दिखाया, जुर्रत दिखाई, हौसला दिखाया, तो पाकिस्तान की टीम अच्छा परफॉर्म कर सकती है वर्ल्ड कप में, और जीत भी सकती है जनाब। ये T20 में कुछ भी हो सकता है। तो ये तो हमारी आज की बातें थी। अब आपकी हम मुलाकात कराते हैं जनाब तनवीर अहमद से। तनवीर अहमद क्या कहते हैं वर्ल्ड कप के बारे में, रमीज राजा के बारे में, तो वो हम आपकी मुलाकात एक ब्रेक के बाद कराते हैं तनवीर अहमद से। और दोस्तों, हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के साबिक फास्ट बॉलर तनवीर अहमद ने, जो इस वक्त मीडिया में छाए हुए हैं, चाहे वो ARY हो, चाहे उनका यूट्यूब चैनल हो, चाहे वो ट्विटर अकाउंट हो। बात करते हैं दबंग अंदाज में और सच्ची और खरी बातें करते हैं। तनवीर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया है। कैसे एहसान भाई? थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, आपकी आवाज भी मीडिया की आवाज बुलंद हुई, सोशल मीडिया की आवाज बुलंद हुई, और बिलाखिर पाकिस्तान एक बेहतर टीम में बनाने में कामयाब हो गया। आप क्या देखते हैं, अब ये टीम में कितनी जान और दम है? देखिए एहसान भाई, सबसे पहली बात यह है कि अब जो चेंजिंग्स की हैं इन्होंने, उसमें कुछ नजर आ रहा है कि अब कुछ टीम जो है थोड़ा सा मुकाबला करेगी, क्योंकि शोएब मलिक आए हैं वापस, फखर जमान आए हैं, फिर हैदर अली आए हैं। लेकिन अभी भी अगर मैं देखूं, मैं ये नहीं कह रहा कि टीम अब अच्छी नहीं है, अब टीम बहुत अच्छी सेलेक्ट होगी है, लेकिन अभी भी मैं देखूं कि थोड़ा बहुत जो है वो मिडिल ऑर्डर अभी भी हमें थोड़ा सा वो लगता है कि थोड़ा सा और तगड़ा किस्म का होता। अब हैदर अली को जो है अब वो किस नंबर पे यूटिलाइज करते हैं, अगर नीचे के नंबर पे करते हैं और उसको कहते हैं कि जी आप सेंसिबल क्रिकेट खेल रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है कि हैदर अली नीचे के नंबर्स पे आके उसने कुछ मैचेस में बड़ी अच्छी बैटिंग की है, तो वो एक अच्छा ऑप्शन है मलिक के साथ। फिर उसके बाद सरफराज भी है। अब सरफराज मुझे नहीं लगता कि मैच खेलेंगे, क्योंकि वो तो अब सेकंड विकेट कीपर हैं सरफराज। वो रिजवान तो खेलेंगे ही खेलेंगे। तो हैदर अली के ऊपर आई थिंक थोड़ा सा प्रेशर होगा। फिर उसके बाद आसिफ अली जो है उनके ऊपर भी प्रेशर होगा, क्योंकि उनकी जो परफॉर्मेंस है इतनी अच्छी नहीं है, उनको एक फेवर मिल गई है, लेकिन अब उनको भी परफॉर्म करना पड़ेगा। हफीज की अगर हम बात करते हैं, हफीज जो है वो उनको भी आई थिंक कोई प्रॉब्लम हो गया था, बीमार हो गए थे वो, लेकिन वो क्रिकेट बिल्कुल नहीं खेल सके। नेशनल T20 भी नहीं खेले, तो उनकी जो फॉर्म है अब कैसी होगी, क्योंकि नेशनल T20 की वजह से ही जो सिलेक्शन हुई है वो प्लेयर्स की हुई है, जो चेंजिंग्स हुई है उसी वजह से हुई है। तो हफीज की फॉर्म का भी कोई आइडिया नहीं है, लेकिन फिलहाल जो पहले जो लड़के थे, जिन 2-3 लड़कों को निकाला गया है, उनसे जो बेहतर है वो सिलेक्शन हुई है अब। अच्छा तनवीर, कल मैं इंडिया के बहुत बड़े जर्नलिस्ट से बात कर रहा था, उसने बड़ा वेलकम किया शोएब मलिक के आने को। उसने कहा कि उसका ये कहना था, देखें यहाँ पर तो शक शुकाबात तो होते हैं ना खिलाड़ियों के बारे में, IPL में भी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, तो उसने कहा कि शोएब मलिक आपके लिए बड़ा रोल प्ले करेगा। लेकिन शोएब मलिक के बारे में कुछ बातें ऐसी आप ऑफ द मार्केट तो चलती रहती हैं, क्योंकि हम ये सोशल मीडिया पे जब बात करते हैं तो हम बात खरी और सच्ची बात करते हैं। अब वो आए हैं, उनके लिए बहुत अच्छा मौका है कि अपनी इज्जत बनाएं और पाकिस्तान के लिए वो कारनामा अंजाम दे के जाएं जो इससे पहले 2010 में 2009 में यूनुस खान ने अंजाम दिया था। देखिए बात यह है कि जिस प्लेयर के ऊपर जो भी बातें होती हैं वो उसको सब पता होता है कि मेरे बारे में लोग क्या सोचते हैं। अब जो शोएब मलिक टीम में वापस आए हैं, उसके बाद भी लोगों ने बड़ी बातें की कि ये हमें पता था ये क्यों आया, किस वजह से आया, लेकिन ये अब प्लेयर का काम है। अब शोएब मलिक को ये पता है कि एक तो मेरी सिलेक्शन बड़ी मुश्किल से हुई है, दूसरा उसको ये पता है कि ये मेरा आखिरी वर्ल्ड कप है, इसके बाद मेरी कोई जगह पाकिस्तान टीम में नहीं बनती है। ठीक है, तो इस वर्ल्ड कप को अगर वो अच्छे तरीके से खेलता है और सारी चीजें भुला के वो पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देना चाहता है और अपना नाम बनाना चाहता है, तो मेरे ख्याल है इससे अच्छा ऑप्शन कोई नहीं है। उसकी अपनी होम कंडीशन है, पिचेस अपनी है, दुबई में बहुत अरसा हमने क्रिकेट खेली, हमें बहुत आइडिया है कि कैसी परफॉर्मेंस देनी चाहिए इस कंडीशन के ऊपर। और जिस तरह हम लोगों ने बात की थी कि जी शोएब मलिक को आना चाहिए वापस, क्योंकि उसके पास जो एक्सपीरियंस है वर्ल्ड कप में, जहां जहां वर्ल्ड कप हो रहा है बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है, और मिडिल ऑर्डर हमारा वीक है।
आया है तो अच्छा परफॉर्म करेगा तो अपनी वैल्यू बनेगी, पाकिस्तान का नाम होगा, उसका अपना नाम होगा। अगर नहीं अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे तो आपको पता है कि वर्ल्ड कप के बाद अगर टीम बाहर होती है तो हमारा क्या हाल होता है। हम हर किसी के ऊपर तलवारें लेके खड़े हो जाते, तो उस उन तलवारों से बचने के लिए मेरा ख्याल है शोएब मलिक नहीं, उसके अलावा जितने भी प्लेयर्स हैं उन सबको बहुत अच्छा परफॉर्म करना होगा। अच्छा, अब ये बताएं कि आपने भी बड़ा सख्त रद्देअमल का इजहार किया था, मीडिया ने भी किया, जब पाकिस्तान की पहली टीम मोहम्मद वसीम ने अनाउंस की थी। तो आप क्या वजह समझते हैं, उसके पीछे क्या ऐसे अवामिल कार फरमा थे कि फिर उसको मजबूर होना पड़ा? प्रेशर तो उसके ऊपर बहुत बड़ा आया उसके लिए, बड़ी क्योंकि पाकिस्तान के लिए T20 वर्ल्ड कप बहुत बड़ा इवेंट है। देखिए बात ये है एहसान भाई, आपने भी माशाल्लाह बहुत अरसा क्रिकेट को कवर किया है, आप भी इन एंड आउट हर चीज आप भी मेरे ख्याल है बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि पाकिस्तान में क्या होता है। पाकिस्तान में लोग ही ऐसे लाए जाते हैं जिस जो यस मैन हो, जिनको आराम से हम लोग चला सकें, अपनी मर्जी से चला सके, तो ऐसे लोग ही सिर्फ चीफ सिलेक्टर की सूरत में नहीं, अगर आप कोचिंग की बात करें, नीचे लेवल पे देखें, अंडर 19 पे देखें, जो जहां पे भी देखें, नेशनल हाई परफॉर्मेंस कैंप में भी देखें, हम ऐसे लोग लेके आते हैं जिनको कंट्रोल हम बड़े अच्छे तरीके से कर सके, जिसकी वजह से हमारी जो सिस्टम है वो तबाह होता है। और आजकल हम यही बात कर रहे हैं जी, हमारी क्रिकेट या हमारा सिस्टम खराब क्यों है, क्योंकि हम मेरिट के लोगों की तरफ देखते ही नहीं है। तो बात यह है कि वसीम ने जो भी टीम सेलेक्ट की, अगर वसीम ने क्रिकेट नहीं खेली होती तो मैं मानता भी, वसीम ने खुद क्रिकेट खेली है, उसको सब पता है, उसके बावजूद भी इतनी बेकार उसने टीम सेलेक्ट की। मैं मान सकता हूं कि शायद उसकी अपनी मर्जी ना हो कि ये टीम हो, कुछ लोगों की वजह से, कुछ फोर्स किए करने की वजह से उसने ये सिलेक्ट किया। और आप सबको पता है कि किन लोगों ने किन प्लेयर के लिए बड़ी सपोर्ट की है, सबको बड़े अच्छे तरीके से आइडिया है। उसके बाद भी चलो मैं मानता हूं कि अगर वसीम ने नेशनल T20 की परफॉर्मेंस के बाद अगर उसने समझा या किसी ने उसको बोला कि भाई खुदा के लिए टीम चेंज कर लो, तो उसको बड़ा रिलैक्स मिला होगा, सुकून मिला होगा कि चले जी अब लड़के अब चेंज कर लेते हैं। तो अगर चेंज किए तो इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आपके पास एक टाइम था। हाँ, बुराई ये है कि क्या आपने पहले टीम सही सिलेक्ट की थी या आपने अब टीम सिलेक्ट की है। अगर आपने जिन लड़कों को पहले सिलेक्ट किया था उनके बारे में आपने क्या क्या टीवी चैनल्स पे आके बोला था, क्या वो सब कुछ गलत हो गया? इसीलिए मैं कहता हूं कि ऐसे लोगों को लाओ जिनको आप चला ना सको, जो मेरिट के लोग हों, वो बेहतर तरीके से सिलेक्शन कर सकते हैं। तो जब हर चीज बेहतर होगी, हमारी क्रिकेट भी ऊपर जाएगी, हमारे फैसले भी सही होंगे। अगर आप इन चीजों को नहीं बेहतर करना चाहते, अगर आप ये समझते हैं कि जी कुछ लोगों की वजह से कि आप क्रिकेट को अपने हाथ में लेके चलाना चाहते हैं, तो फिर चलाते रहें। आप अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर खरबों रुपया भी लेके आ जाएं, आपकी क्रिकेट कभी भी इंप्रूव नहीं होगी जब तक ये मेरिट का सिस्टम सही नहीं होगा। बिल्कुल आपने सही कहा, मेरिट बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सी बातें करेंगे, रमीज राजा के बारे में भी गुफ्तगू करेंगे जो कि ACC की मीटिंग के लिए दुबई पहुंच चुके हैं। अच्छा, अब ये बताएं कि ये कोरोना भी चल रहा है, फिटनेस प्रॉब्लम भी है, तो आप क्या समझते हैं कि मजीद कोई तब्दीली हो सकती है? जैसे आपने सवाल उठाया है मोहम्मद हफीज का, तो सबसे एक्सपीरियंस प्लेयर हैं शोएब मलिक के साथ। देखिए अब तो मेरे ख्याल में अगर मैं गलत नहीं हूँ, अभी 16 अक्टूबर तक शायद टाइम है या नहीं है, मेरे ख्याल में है शायद ना। ये वो तो आप अभी भी तो वो जाएंगे, लगता है टीम के साथ तो वो अब जाएंगे। तो जाएंगे मेरे ख्याल है, हाँ अब वो इतना आसान नहीं है। लेकिन रिजर्व में इसीलिए प्लेयर्स रखे गए हैं कि उनको लाया जाए। लेकिन आप रिजर्व रिजर्व में भी तो देखिए ना, आपने शाहनवाज दानी को रखा है, आपके वो बैट्समैन नहीं है, खुशदिल शाह है। खुशदिल शाह की जो फॉर्म है वो इतनी अच्छी है ही नहीं। चले जी 15 लड़कों में से अगर कोई अनफिट होता है तो आप रिजर्व में से लेते, रिजर्व में कोई भी नहीं है। हम शर्जील की बात कर रहे थे कि जी शर्जील को किसी तरीके से लाया जाए टीम में, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि शर्जील भी ऊपर के नंबर पे बैटिंग करते हैं, तो हमारे पास वैसे ही ओपनर बहुत हो गए। फखर जमान भी है, फखर जमान को जबरदस्ती, मेरी नजर में उसको जबरदस्ती एडजस्ट करके एक नीचे के नंबर पे उसको खिलाया जा रहा है, जो कि उसने सारी जिंदगी नीचे के नंबर्स पे बैटिंग नहीं की है। रिजवान है, बाबर आजम है, तो शर्जील अगर आ जाते तो आपकी टीम जो और तगड़ी हो जाती। तो वह उसके अलावा देखें रिजर्व में आपके पास बॉलर्स आई थिंक उस्मान कादिर हैं, शाहनवाज धानी है, बैट्समैन तो कोई आपके पास है ही नहीं। तो प्रॉब्लम अगर होती है, कोई मिडिल ऑर्डर का प्लेयर अनफिट होता है, तो फिर आपके लिए कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है। और दूसरी बात ये, एक और चीज मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जी रमीज भाई ने जिस तरीके से बात की, जी फिक्सर्स जो हैं
वो अब टीम में उनकी जगह नहीं बनती है। देखिए बात ये है कि मैं ये समझता हूँ कि रमीज भाई की सोच ठीक है, बहुत अच्छी है। वो ये समझते हैं कि जी फिक्सर नहीं आना चाहिए। मैं भी समझता हूँ कि फिक्सर टीम में नहीं आने चाहिए, लेकिन अब शर्जील आ चुका है पाकिस्तान टीम में, अपना काम पूरा किया उसने, सब सब कुछ किया उसने, वो आया है टीम में। रमीज भाई के आने से पहले वो आ गया है। अब आप उसको रोकना नहीं चाहिए, वो आ गया एक दफा। आपके होते हुए अगर कोई फिक्स करता है मैच या इस इन चीजों में आप फंसता है, तो उसके बाद आप बोले जी थैंक यू वेरी मच, आपकी क्रिकेट जब तक मैं हूं आप पाकिस्तान कलर नहीं पहन सकते। तो अगर आप इस वजह से आप कहते हैं जी कि जी फिक्सर नहीं आना चाहिए, तो वो तो पहले आ चुका है। तो ये चीजें सोचने की जरूरत है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमारे डोमेस्टिक के अंदर हैं, आप भी बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, करेक्टर वाइज उनका जो है जो रहन सहन है वो इतना अच्छा नहीं है, तो मेरा ख्याल है वो भी चल रहे हैं। तो या फिर सबसे पहले उनको निकाल रहे हैं आप लोग। अच्छा, अब ये होता है, अब ये एक मुश्किल सवाल है। आप क्या समझते हैं कि 24 अक्टूबर को पाकिस्तान और इंडिया का मैच है? आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की लाइनअप कैसी होनी चाहिए बैटिंग ऑर्डर के हिसाब से? आप, मैं आपसे चाहता हूं कि आप बताएं। देखिए बाबर आजम नो डाउट आपको पता ऊपर आते हैं, रिजवान हैं, फिर उसके बाद आपके पास हफीज भी हैं, फिर उसके बाद शोएब मलिक भी हैं, फिर फखर जमान भी हैं, हैदर अली भी हैं। ठीक है, आपके पास प्लेयर्स तो हैं काफी। ठीक है, अब अगर आप एडजस्टमेंट की बात करते हैं, अब फखर जिस तरह मैंने पहले बोला नीचे कमर्स पे खेलता है, उसको सुना पावर हिटिंग की भी प्रैक्टिस करवाई जा रही है। अब आप ये देखें कि जो नीचे नंबर का प्लेयर है उसको उसको कॉन्फिडेंस नहीं दिया जा रहा, या उसको और अच्छी पावर हिटिंग नहीं करवाई जा रही है, उसको कॉन्फिडेंस दें कि भाई तुम खेलते ही नीचे के नंबर्स पे हो, तुम आगे। अब हैदर अली को कॉन्फिडेंस दो, अब आसिफ अली को इम्प्रूव करने की कोशिश करो। इम्प्रूव मतलब ये है कि ये लोग तो यही चाहते हैं ना कि पाकिस्तान टीम में आके क्रिकेट इंप्रूव होती है, हालांकि ऐसा नहीं होता। तो आ गया तो उसको वहां पे बेहतर करने की कोशिश करो। आप एक ओपनर को ला के नीचे के नंबर्स पे आप उसकी पावर हिटिंग को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब तक आपका एक नंबर सेट नहीं होगा, तो आपकी सेटिंग तो बनेगी नहीं, फिर आपके लिए तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी कि हम किस तरह खेलें। दूसरी टीमों की अगर हम बात करते हैं, वो सेटल है टीमें। ठीक है, वो पिछले 3-3 4-4 साल से वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद वो उसी नंबर को लेके चलते हैं, जिस तरह एक प्लेयर को एक नंबर दिया जाता है। लेकिन हमें आप देखें ना, हम अभी तक यही शोर मचा रहे हैं कि कौन सा प्लेयर किस नंबर पे खेलेगा, सिवाय दो ऊपर के नंबर पे, रिजवान और बाबर के आजम के अलावा आपकी शफलिंग ही होती रहती है। तो जब तक ये शफलिंग होगी तो आप कैसे अपनी टीम को एडजस्ट करेंगे? अच्छा, अब ये बताएं कि हमारे पास जो लेफ्ट स्पिनर जो है, हमारे पास कोई स्पेशलिस्ट नहीं है। हमारे जब जितने स्पिनर हैं, चाहे वो नवाज हो, चाहे वो इमाद वसीम हो, चाहे मोहम्मद हफीज हो, और चौथे हमारे हैं जनाब, ये हमारे जो रिजर्व में उस्मान कादिर भी हैं, अमाद वसीम हैं। इमाद नवाज हैं, उसके साथ साथ हफीज करेंगे। जी जी, कि आप, शादाब हैं। हाँ जी, अब ये बताएं कि हम इसमें किस किस को हम खिलाएंगे, क्योंकि जाहिर बात है कि आप समझते हैं कि हम तीन तीन इमाद भी खेलेगा, नवाज भी खेलेगा, हफीज भी खेलेगा, तो फिर आप समझते हैं कि हम दो फास्ट बॉलर के साथ जाएंगे, शाहीन और हसन। देखिए देखिए जिस जगह पे क्रिकेट हो रही, वर्ल्ड कप हो रहा है दुबई में, वहां पे स्पिनर्स का तो बहुत ज्यादा रोल मुझे नजर आता है। लेकिन आपको एशिया कप याद होगा, एशिया कप जिस तरीके से इंडिया की टीम जीती थी, और वहां पे आपने देखा कि स्पिनर्स का रोल इतना ज्यादा हमें नजर नहीं आया। स्पिनर्स भी बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने बैट्समैनों ने बैटिंग की, सॉरी, स्पिनर्स के अगेंस्ट कोई ज्यादा स्पिन नजर नहीं आया। और जिस तरीके से हमारी परफॉर्मेंसेस थी एज अ स्पिनर, बिल्कुल अच्छी नहीं थी। इंडिया ने बड़े अच्छे तरीके से फाइनल जीता, और राउंड के मैचेस भी बड़े आराम से जीते। मैं सिर्फ इंडिया की फिलहाल बात कर रहा हूँ, क्योंकि पाकिस्तान को हो सकता है अगेंस्ट दूसरी टीमें, न्यूजीलैंड हो गई या अफगानिस्तान भी, स्पिनर्स पे उनको एक आइडिया होगा, क्योंकि उनके पास भी नजीब है, राशिद है, नबी है, उनको भी आइडिया होगा एक स्पिनर्स को खेलने का, किस तरह खेलना है। तो हमारे पास अगर हम स्पिनर्स की परफॉर्मेंस देखें, हम शादाब की देखें परफॉर्मेंस, शादाब भी कोई पिछले साल कुछ सालों में इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है। ठीक है, अमाद की अगर हम बात करते हैं, अमाद भी सर्किल में अगर बॉल नहीं करेंगे, ठीक है, उनके साथ भी प्रॉब्लम हो सकती है। नवाज भी इतनी ज्यादा क्रिकेट इंटरनेशनल अभी
इतनी ज्यादा नहीं खेले, कोई इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी उनकी परफॉर्मेंसेस नहीं है। जाहिद महमूद ऐसा एक बॉलर था कि अगर आप उसको टीम में रखते, वो बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है, क्योंकि दुबई की पिचेस के अंदर हमें कोई ना कोई ऐसा बॉलर चाहिए जो फ्लाइट के साथ बॉल करता है। वहां पे आप फ्लाइट के साथ बॉल करेंगे, ठीक है रिस्की है, लेकिन फ्लाइट के साथ आपका बॉल स्पिन भी होगा, बैट्समैन आपको चार्ज करने की कोशिश करेगा, उस पे आपकी हिट भी लग सकती है और आपको विकेट्स भी मिल सकती है। और जो लेग स्पिनर होता है, आपको पता है कि वो वैसे भी विकेट टेकिंग बॉलर होता है, उसको मार भी लगती है और आउट भी कर सकता है। फ्लाइट करने वाला बॉलर हमारे पास कोई ऐसा नहीं। शादाब भी तेज तेज बॉलिंग करते हैं, बॉलिंग करते हैं। उस्मान कादिर हैं, अगर वो आएंगे, अभी तो रिजर्व में आएंगे, तो फिर देखेंगे वो कैसी बॉलिंग करते हैं। अच्छा, आपने बड़ा मेरे दिल की बात आपने कह दी। मेरा भी ये ख्याल था कि जाहिद महमूद एक स्पेशलिस्ट स्पिनर है पाकिस्तान के पास, लेकिन उसको शाइन की टीम में डाल दिया गया है। बैकग्राउंड उसका वीक है, हालांकि उसका बड़ा अच्छा डेब्यू था साउथ अफ्रीका के खिलाफ, 3 विकेटें हासिल। अब आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान का कोई चांस है? इंडिया से हमारा पहला मैच है, उसमें आप तबसरा करें, और पाकिस्तान का कोई चांस है सेमीफाइनल में जाने का? देखिए, सेमीफाइनल तो अभी दूर है, लेकिन जो राउंड के मैचेस हैं वो फिलहाल आपके ऐसे होने चाहिए कि जिसके ऊपर हम फिलहाल बात कर सके। लेकिन जो इंडिया की टीम हमें नजर आती है, देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि ऑन पेपर जो है, जो हमारी वो इंडिया की टीम है, वो बहुत तगड़ी है। उसके बाद इंडिया की टीम को एक एडवांटेज बहुत ज्यादा है, इस पे कोई दो राय नहीं है, क्योंकि वो आईपीएल भी आप देखिए वहीं पे दुबई में खेल रहे हैं, उसी उन्हीं पिचेस पे खेल रहे हैं, उनको बड़ी आइडिया हो गया होगा कि इन पिचेस पे किस तरीके से खेलना है। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान को काफी टाइम हो गया उन पिचेस पे खेले। ठीक है, हमारी सिमिलर पिचेस हैं, ठीक है, लेकिन वहां पे इंडिया के जो बैट्समैन है या बॉलर्स हैं, उनको बड़ा एक्सपीरियंस हो गया होगा कैसा खेलना है। रिकॉर्ड अगेंस्ट इंडिया इतना अच्छा नहीं है, तो बहुत तगड़ी क्रिकेट खेलनी होगी। इंडिया सिर्फ एक सूरत में जीतता है, क्योंकि लगता ये है कि वो पैनिक नहीं होते सिचुएशन में। ठीक है, उनको मुश्किल नहीं होती, वो उनके ऊपर प्रेशर भी आता है अगेंस्ट पाकिस्तान, तो वो उसको हैंडल कर जाते, क्योंकि उनके पास प्लेयर्स बहुत हैं, उनके प्लेयर्स के पास एक्सपीरियंस बहुत है, उनको आइडिया बहुत है किस तरह खेलना है। तो पाकिस्तान इस चीज को थोड़ा सा लैक करता है कि पाकिस्तान के पास एक्सपीरियंस नहीं है, यंग यंग लड़के हैं, उनको उनको वो इसीलिए पैनिक जल्दी हो जाते हैं। तो मेरा ख्याल है ये एडवांटेज जो इंडिया के पास जाता है। लेकिन पाकिस्तान के पास जो बाबर आजम, इनकी जो परफॉर्मेंसेज है, या हफीज है, शोएब मलिक, एक्सपीरियंस वाइज तो ये भी अच्छे हैं, हमारे बॉलर्स बहुत अच्छे हैं। तो हम ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल बैकफुट पे चले जाएंगे, मुकाबला जरूर करेंगे और जीत भी सकती है टीम के, इंडिया को हराने की काबिल है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बेकार टीम है हमारी। अच्छा, जिस तरीके से आप लोगों ने आपने जैसा सवाल किया इंडिया और पाकिस्तान का, देखिए, एक एडवांटेज तो इंडिया की टीम को है, क्योंकि एक तो सबको पता है कि जो अगर हम रिकॉर्ड भी देखें, इंडिया की टीम का बहुत अच्छा रिकॉर्ड है अगेंस्ट पाकिस्तान, जितने भी वर्ल्ड कप्स हुए हैं उसके हिसाब से अगर देखें। दूसरी बात यह है कि प्लेयर्स भी बहुत तगड़े हैं, बॉलिंग लाइनअप दुनिया की टॉप बॉलिंग लाइन में से एक उनकी हो गई है। उसके बाद जो वर्ल्ड कप हो रहा है वो भी दुबई में हो रहा है, और आईपीएल जो है वहीं खेली जा रही है, उससे बहुत ज्यादा उनको एडवांटेज होगा। देखिए, पाकिस्तान का समझे होम ग्राउंड तो है, वो पाकिस्तान ने बहुत अरसा क्रिकेट खेली, लेकिन वहां की कंडीशन से अब गैप आ गया बहुत ज्यादा। पाकिस्तान अपने मुल्क में क्रिकेट खेलने लग गया और इंडिया जो है वहां पे आईपीएल खेल रहा है, तो वो बिल्कुल टच में है उस कंडीशन के हिसाब से कि यहाँ पिचेस कैसा बिहेव कर रही है, ग्राउंड कैसा है, परफॉर्मेंस कैसे देनी है। तो उनको तो बहुत अच्छे तरीके से आइडिया, ये एडवांटेज तो उनको बहुत है। लेकिन उनको ये भी पता है कि पाकिस्तान जैसी टीम, ठीक है, पाकिस्तान का जो रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है, लेकिन पाकिस्तान हरा सकता है। बाबर आजम का बड़ा प्रेशर होगा, दुनिया का टॉप प्लेयर्स में से एक है, रिजवान बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। जिस तरह आपने बताया कि शोएब मलिक के बारे में बात हो रही है कि उसका कमबैक होना बहुत अच्छी बात है पाकिस्तान के लिए। हफीज बहुत एक्सपीरियंस है, अभी क्रिकेट काफी टाइम से खेली नहीं है, उसके पास बड़ा एक्सपीरियंस है। हमारे पास प्लेयर्स तो हैं, ऐसी बात नहीं। अगर हम बॉलिंग की बात करें, हमारा फास्ट बॉलिंग जो अटैक है वो बहुत अच्छा है, लेकिन एडवांटेज इंडिया को मैं समझता हूँ थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि वहां आईपीएल की वजह से उनको जो आइडिया है वो बहुत बहुत ज्यादा है। अच्छा, अब हम चलते हैं रमीज राजा की तरफ। अभी जो बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हुई सारे चैनलों पर, उस पर जाके उन्होंने, रमीज राजा ने जाके सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में जब उनको बुलाया गया, तो उन्होंने कहा जनाब, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो है नरेंद्र मोदी अगर ये कह दें कि जनाब आईसीसी यूं बंद कर दो, इनके फंड बंद कर दो, तो पाकिस्तान की क्रिकेट जो है जनाब वो कहीं की भी नहीं रहेगी। तो आपका इस पर क्या देने वाला? क्योंकि आईसीसी तो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, तो शेयर तो वही देती है पाकिस्तान को। देखिए, बात यह है कि आईसीसी के अंदर सारे क्रिकेट बोर्ड है,
सिर्फ इंडिया तो नहीं है, या ऑस्ट्रेलिया तो नहीं है, या पाकिस्तान तो नहीं है, सारे उसके अंडर है, ठीक है ना। रूल्स वगैरह जितने भी होते हैं सब उन्हीं के चलते हैं। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। वर्ल्ड कप में कितनी दफा हुआ कि इंडिया ने बोला जी हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहते, लेकिन आईसीसी ने बोला नहीं जी इस तरीके से नहीं हो सकता, बायोलैटरल सीरीज आपने खत्म करनी है, वो आपकी अपनी मर्जी है, दो कंट्री की आपस में बात होती है, उसमें नहीं खेलना चाहते अपनी मर्जी है। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता ना। अब आईसीसी की बदनामी होगी या नहीं होगी? अगर आईसीसी किसी एक मुल्क के लिए सुनता है कि जी उनको फंड ना करो, उनको ये ना करो, वो ना करो, तो बदनामी तो आईसीसी की है। अभी आपने देख लिया कि ईसीबी के साथ क्या हाल हुआ है कि पाकिस्तान में मैचेस खेलने से उन्होंने मना किया, ठीक है। उनका जो ईसीबी का जो चेयरमैन था, ठीक है, उसने भी रिजाइन कर दी, उसी वजह से किया क्योंकि पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में उनकी बदनामी हुई है। इवन कि उनके गवर्नमेंट के जो लोग थे, जो वजीर आजम थे उनके, बोरिस जॉनसन आई थिंक उनका जो नाम है, ठीक है, उनको भी बहुत बुरा लगा, उन्होंने भी बदनामी करवाई पाकिस्तान के, मतलब उस तरह हमारी मुल्क की बदनामी हुई है। तो इस तरीके से तो कभी भी नहीं हो सकता, ये सिर्फ मेरे ख्याल है कहने की बातें, ऐसा कभी नहीं होता। और उसके बाद आईसीसी को ये जितने भी पैसे वाले क्रिकेट बोर्ड हैं, उल्टा आईसीसी को उनको कहना चाहिए। अच्छा, अब ये रमीज राजा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन आए हैं, जाहिर बात है उनको टाइम चाहिए कि वो पाकिस्तान क्रिकेट को सेटल करें। तो आपका कितना आप समझते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट में तब्दीली आएगी, और कितना टाइम फ्रेम आप उनको देंगे कि वो पाकिस्तानी क्रिकेट को तब्दील कर सकें? देखिए कुछ चीजें जो हैं वो रमीज रमीज भाई की बहुत अच्छी लगी मुझे। जिस तरीके से उन्होंने बात की कि जी प्लेयर्स को पैसा बहुत मिलेगा अब क्रिकेट में, ठीक है। अब इतने अब क्या कहते हैं उसको, सियासत नहीं चलेगी, इस किस्म की उन्होंने बातें की हैं। लेकिन बात ये है कि क्रिकेट में पैसा लाने की बहुत ज्यादा वो बात कर रहे हैं, तो ये चीजें तो अच्छी हैं। लेकिन मैं एक चीज ये कहता हूँ कि क्रिकेट में, जैसा मैंने पहले भी बात की, क्रिकेट में आप अरबों रुपया भी लेके आ जाए, सियासत जो क्रिकेट में, उसको रमीज भाई को खत्म करना पड़ेगा। दोस्ती यारी जो है वो खत्म करनी पड़ेगी। इतने अरसे दराज से जो कोचेज है वो लगे हुए हैं, हमारे दौर से लगे हुए हैं, हमने जब क्रिकेट स्टार्ट की थी उस टाइम से लगे हुए हैं, उनको हटाएं, नए लोगों को लेके आए। दूसरी बात, मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि रमीज भाई ने एक चीज बोली कि जी कि ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मुझे मुझे अफसोस हुआ कि जी फॉरेनर कोचेज लाने पड़ेंगे डोमेस्टिक क्रिकेट में। भाई आप जो हैं फॉरेन कोचेज लाएंगे तो आपके अपने कोचेज कहाँ जाएंगे? ठीक है, जिनको आपने लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 कोचिंग कोर्सेज करवाए हाई परफॉर्मेंस कैंप के अंदर, वो कहाँ जाएंगे? उनको कहाँ पे, और कितने गरीब बेचारे कोचेज हैं वो डोमेस्टिक क्रिकेट की कोचिंग कर रहे हैं। आप जो डिपार्टमेंट क्रिकेट खत्म करके आपने जो क्रिकेटर्स के साथ किया था, अब आप रही सही कसर आप खत्म कर रहे हैं, ठीक है। उनको, वो तो क्रिकेटर्स जो बाइक चलाने लग गए, जनरल स्टोर में बैठ रहे हैं, रेडियां लगाई हैं, आप अब कोचेस के साथ भी यही कर रहे हैं। उन बेचारे इतनी मुश्किल से घर चला रहे हैं, आप उनकी भी नौकरियां खत्म कर रहे हैं। मतलब एक ही दफा जहर दे के खत्म कर दो ना, जहर दो, जान छुड़ाओ, ठीक है ना। मतलब क्या बताना चाह रहे हैं लोगों को कि सिर्फ जो पैसे वाले लोग हैं उनकी क्रिकेट है सिर्फ, और सब खेले हुए हैं, खुद डिपार्टमेंट क्रिकेट से खेले हुए, सब खुद नीचे लेवल पे खेले हुए, ठीक है। इन सबों ने गली में, गलियों कूचों में बैठ के, गंदी गंदी जगहों पे बैठ के रोटी पानी खाना सब खाया होगा, सब ने ये सब कुछ किया हुआ है। अब पैसा आ गया है, नाम बन गया है, लोग पहचानने लग गए हैं, ठीक है। उसमें सबकी सोचें खत्म हो गई हैं। कोई नहीं सोच रहा कि यार इस लेवल पे हम भी थे। भाई गरीब के लेवल पे आके सोचो ना, नीचे लेवल पे आके सोचो। ये सारे बातें उस टाइम करते जब इनके पास पोस्टें नहीं होती हैं। जब इनके पास पोस्टें आती हैं सबके दिमाग खराब हो जाते हैं, सब काम वो करते हैं। अच्छा अब देखो, इनकी मीटिंगें भी होती हैं, ठीक है, चाहे क्रिकेटर्स के साथ हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटर के साथ हो, सब पैंट कोटों वालों के साथ होती हैं, सब पैसों वालों के साथ इनकी मीटिंगें होती हैं। किसी गरीब क्रिकेटर जो पाकिस्तान भी खेला हो उसके साथ कभी इनकी मीटिंग नहीं होगी, उससे कभी भी ये मशवरा नहीं लेंगे, क्योंकि इन सबको पता है कि वो नीचे लेवल से बात करना शुरू करेगा, वो इनके मतलब की नहीं होगी। ये उन लोगों के साथ बात करते हैं जो इनके मतलब के लोग हों। तो अफसोस यही होता है कि आपने खुद नीचे लेवल से क्रिकेट स्टार्ट की हुई है, आपका खुद जो सिस्टम था डिपार्टमेंट का या क्रिकेट का, वो क्या था? ठीक है, वो क्या था? वो यही था ना, आते थे पाकिस्तान टीम से फारिग होते थे, निकाला जाता था, डिपार्टमेंट क्रिकेट खेलते थे, वहां परफॉर्म करते थे, दोबारा आ जाते थे, ठीक है। आपके आपके टाइम पे क्या कोचिंग का सिस्टम क्या था? कुछ भी नहीं था। लेकिन जरूरी है कोचिंग होनी, कोचिंग कोर्सेज सब कुछ जरूरी है। लेकिन दुनिया के कौन से मुल्क में होता है? मुझे ये बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर जी पाकिस्तान से कोचेज लाए जा रहे हैं, इंडिया के अंदर जी पाकिस्तान से कोचेज लाए जा रहे हैं,
न्यूजीलैंड के अंदर जी पाकिस्तान से कोचेज लाए जा रहे हैं, या किसी मुल्क में किसी और के कोचेज लग रहे हैं, कहाँ होता है? हम अभी क्या गुलामी से निकले नहीं है क्या? हम अभी तक वही काम कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? आपकी क्रिकेट क्यों नीचे जा रही है? आपकी कोचिंग का म्यार क्यों नीचे जा रहा है? क्योंकि हम उन लोगों को कोचिंग देते हैं जो मिन्नतें करके आते हैं। हम दोस्ती यारी को कोच बनाते हैं, ठीक है। हम उन लोगों को कोचेज लेके आते, कोचिंग को करवाते हैं, जो कहते हैं जी टीवी पे जाना, मेरा नाम लेना, ठीक है, मेरा नाम जरूर लेना। हम उन लोगों को कोच लेके आते हैं, हम मेरिट के लोगों को तो कोच ही नहीं लाते, ठीक है ना। तो आप ये काम तो करें सबसे पहले। हम पहले भागते बाहर बाहर वालों के पास, बाहर वाले तो यहाँ नौकरियां करने आ रहे हैं, चाहे हमारे अपने क्रिकेटर्स भी हैं। तो तबाही बर्बादी, आप एक तो डिपार्टमेंट क्रिकेट खत्म करके आपने तबाही बर्बादी की है क्रिकेट की, अब आप ये तबाही करेंगे कि अगर आप फॉरेनर कोचेज डोमेस्टिक क्रिकेट में लेके आएंगे। अच्छा, आपके ख्याल में अब हमारे जो कोचिंग स्टाफ, तो आपको पता है वकार यूनुस भी भाग गए थे, मिसबाह उल हक भी भाग गए थे, तो खुशकिस्मती से कुर्रा निकला है, जनाब सकलैन मुश्ताक का इंटरिम कोच है। तो इसका कितना इम्पैक्ट आएगा इनका जाने का? क्योंकि जाहिर बात है, अभी ये दो दो हमारे कंसल्टेंट आ रहे हैं, वर्नन फलेंडर और मैथ्यू हेडन, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? मुझे ये सबसे पहले बता दें कि फलेंडर का क्या एक्सपीरियंस है T20 क्रिकेट का, या कोचिंग क्या की हुई है उसने। उसको तो उठा के सीधा कंसल्टेंट लेके आए हो, चलो जी मान दो कंसल्टेंट लाओ, लेकिन एक एक्सपीरियंस प्लेयर तो लाओ। हम मिसबा को ऐसे ही बोलते रहे, मिसबा की ऐसी कपड़े उतारते रहे हम टीवी पे बैठ बैठ के, वो तो हमारे मुल्क का स्टार है, हम उसके बारे में कहते रहे जी इसके बाद तो कोचिंग एक्सपीरियंस नहीं था। ये खुद लोग कहते रहे अपने यूट्यूब चैनल पे बैठ बैठ के, सारे जब ये पोस्टों पे नहीं थे, सब कहते रहे कि जी मिसबा के पास तो कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। तो फैलेंडर के पास कौन सा एक्सपीरियंस है? मैथ्यू एडन के पास कौन सा एक्सपीरियंस है? उसको मैथ्यू एडन नाम तो बहुत बड़ा है, लेकिन कोचिंग का क्या एक्सपीरियंस है? ठीक है, वो भी कमेंट्री करता है। आपने दोनों को कमेंट्री से उठा के पाकिस्तान टीम में कंसल्टेंट बना दिए। पाकिस्तान टीम दूसरे लोगों की नजर में या हमारे लोगों की नजर में एक फालतू सी टीम है। आ जाएगा कोई भी यहाँ के कोच लग जाएगा, कोई मसला नहीं है। दूसरों के तो मजे करवा देते हो आप। अब ये लोग पाकिस्तान टीम में कोच करेंगे एज अ कंसल्टेंट। मुझे लोग कहते हैं जी फैलेंडर बॉलिंग कोच नहीं है, मैथ्यू एडम बैटिंग कोच नहीं है। भाई कंसल्टेंट तो है, बताएगा तो सही ना हमारे प्लेयरों को, ये नहीं बताएगा, ये मुंह पे जिप लगा के बैठे रहेंगे, नहीं जी हम कंसल्टेंट है। बताना तो है, बताने का एक्सपीरियंस क्या है उनके पास? यही है ना कि जी उन्होंने क्रिकेट खेली, वो एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। क्रिकेट तो मिसबा ने भी खेली थी, हम तो शोर मचाते रहे, इसके बाद कोचिंग का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। ठीक है, तो फिर हम वकार यूनुस को क्यों कहते हैं कि जी वकार यूनुस कमेंट्री से उठ के आ जाते हैं जी कोच बन जाते हैं? तो फिर हमें भी चुप रहना चाहिए, ठीक है ना। मैथ्यू एडन के बारे में और फ्लेंडर के बारे में किसी एक ने जबान नहीं खोली अभी तक कि ये क्यों आए हैं। हमारे लोगों, मैं अपने लोगों की बात कर रहा हूं, हम खुद फारिग लोग हैं, हम खुद उड़ाना चाहते हैं अपने लोगों को, हम दूसरों दूसरों को नहीं उड़ाते। वो जी वो फॉरनर है जी, उसको बड़ा कुछ पता होगा। तो क्या वकार यूनुस क्या बुरा था जी? अगर वकार यूनुस, मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, वकार यूनुस साहब के जो तहफुजात थे अपने प्लेयरों के साथ वो हो रहे हैं, लेकिन हम फिर कोचिंग पे क्यों उड़ाते हैं वकार यूनुस को? फिर हमने क्यों मिसबा को उड़ाया है? अगर उनको उड़ाना है कोचिंग पे तो इन दोनों को भी उड़ाओ, जो कि मैं उड़ा रहा हूं। उड़ाने का मतलब ये, मैं बता रहा हूं लोगों को इनके पास तो कोचिंग कोर्सेज है ही नहीं, दूसरे नहीं बोलेंगे। यहाँ पे चेयरमैन साहब ठीक है, लेकिन जब वकार और मिसबा थे वहां चेयरमैन साहब बातें करते थे जी इनके पास तो कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। दोगली तो हम खुद दोगली पॉलिसी करते हैं, हम खुद दोगले हैं, तो फिर हम दूसरों को क्या बोलें? तो अब ये इन चीजों का इलाज क्या है? वही आप जैसे कह रहे हैं कि मेरिट मेरिट एंड मेरिट, और कितना टाइम फ्रेम मैंने आपसे सवाल किया था, रमीज को देंगे 1 साल देंगे 2 साल देंगे, कुछ कर पाएंगे वो? यार बड़ी बड़ी चीजों को नजर में रखने के लिए ना आपके पास कोई 1 साल नहीं होता, कोई 2 साल नहीं होते, ठीक है ना। बड़ी बड़ी चीजें आपके सामने होती है, वो दिनों में ठीक हो जाती हैं, ठीक है। बड़ी बड़ी चीजें क्या होती हैं? ठीक है भाई, पाकिस्तान टीम का कोच लेके आना है, बड़ी चीजों का मतलब ये है कि फौरन जो आंखों के सामने नजर आती है जी, बड़ी बड़ी पोस्टों की बात कर रहा हूं मैं। भाई पाकिस्तान टीम का कोच कौन आना चाहिए? भाई एक्सपीरियंस कोच आना चाहिए, जिसने दूसरी टीम को भी कोचिंग की हो, या उसने अगर क्रिकेट नहीं भी खेला वो हो, या उसने दुनिया की किसी भी डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर फर्स्ट क्लास टीम के अंदर उसने कोचिंग की हुई हो, या किसी लीग के अंदर वो काफी टाइम से कोचिंग कर रहा हो, ठीक है, उसको आप लेके आओ। ठीक है, मैं एक मिसाल दे रहा हूं, भाई एन बोथा है, ठीक है, जिसने साउथ अफ्रीका का कोच है, प्लेयर रह चुका है। मैं एक मिसाल दे रहा हूं, मेरे दिमाग में एकदम से वो आ गया।
ठीक है भाई, अगर आप उसको पाकिस्तान टीम का कोच बनाते हैं ना, तो मैं बैक करूंगा। ये नहीं कि मेरी पसंद का है, मैं बैक करूंगा, क्योंकि भाई वो इंटरनेशनल टीम से खेला भी, उसके पास कोचिंग का एक्सपीरियंस भी है, वो बहुत अरसे से कोचिंग कर रहा है, ठीक है, डिफरेंट लीग्स के अंदर, तो उसके पास एक्सपीरियंस आप लेके आओ उसको, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक ये चीज हो गई। उसके बाद अजी अगर आप बैटिंग कोच लाते हैं, बैटिंग कोच आप उसको लेके आए जो जिसने कोचिंग की हुई हो, जिसको एक्सपीरियंस हो, वो उससे आप बात करें। बॉलिंग कोच भी आप इसी तरह करें। नेशनल हाई परफॉर्मेंस कैंप का जो सेंटर का जो डायरेक्टर है, वो एक एक्सपीरियंस होना चाहिए। वो कैसे होना चाहिए, ये हमें पता है, इन लोगों को नहीं पता, पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं भाई। हाई परफॉर्मेंस सेंटर का जो डायरेक्टर होता है, उसका क्या काम होता है? पूरी डोमेस्टिक क्रिकेट को वो रन करता है, पूरी डोमेस्टिक क्रिकेट को चलाता है, पूरी डोमेस्टिक क्रिकेट को कोचिज को देखता है, वो कोचिज लगाता है, सब कुछ करता है, ठीक है। तो फिर जो बंदा ये काम करता है, तो फिर आप सोचो ना, उसके पास कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए कोचिंग का। जो डायरेक्टर लगा हुआ है, ठीक है, वो खुद हाईली क्वालिफाइड होना चाहिए, ठीक है, वो लेवल 4 तो होना चाहिए कम से कम। उसके बाद उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसी किस्म के बंदे को आप फिर डायरेक्टर भी बनाते हैं ना किसी जगह का। या अगर आपको वो नहीं मिलता, तो आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कोई भी बड़ा नाम, जो बहुत बड़ा नाम है, इन प्लस कोचिंग कोर्स उसके पास होना चाहिए, आप उसको लगाते हैं कि वो क्रिकेट रन कर सके, वो अकेडमीज रन कर सके, वो मुख्तलिफ जगहों पे सिटी में अकेडमीज उसको रन करवाए। यही काम होता है ना। आप ऐसे लोगों को डायरेक्टर बना जाते हैं जिन्होंने 1-2 साल मैनेजर बने होते हैं जगहों जगहों पे, ठीक है, आप उनको डायरेक्टर बना देते हैं। तो भाई आपकी क्रिकेट तबाह तो होनी है ना यार। एक्सपीरियंस ही नहीं है लोगों के पास। ये मैं मोटी मोटी चीजें कह रहा हूँ, ठीक है। ये आपके सामने होने चाहिए। या आप किसी को पोस्ट देते, या आप चीफ सिलेक्टर है, चीफ सिलेक्टर भी आप ऐसे बंदे को बनाए जिसको जिसको जो मेरिट का आदमी हो, जो जो वाकई फैसले ले सके। ये चीजें हैं। बाकी नीचे वाली चीजें तो आप छोड़ दें, उनके तो मुझे पता टाइम लगेगा, साल लगेगा, 2 साल लगेगा, 3 साल लगेगा। ये बड़ी बड़ी चीजें ही आप नहीं ठीक कर पा रहे, उन्हीं में सियासत इतनी हो रही है, तो आप नीचे की नीचे चीजें क्या बेहतर करेंगे? अच्छा, आखिरी सवाल है। अब आपके ख्याल में, चलें, आपने वो बहुत अच्छी बात कही कि डोमेस्टिक लेवल पर तो हमारे कोच होने चाहिए, लेकिन अब पाकिस्तान की टीम में आप क्या समझते हैं? फॉरेन कोच, जाहिर बात है उनका तो नुक्ता नज़र बड़ा क्लियर है रमीज राजा का, ये फॉरेन कोच लाना चाहते हैं, हमारे पास उस लेवल के कोचेज नहीं हैं। तो आपका क्या ख्याल है इस बारे में? देखिए, अगर हमारे पास उस लेवल के कोचेज नहीं है, उसमें भी मैं क्रिकेट बोर्ड को कसूरवार ठहराऊंगा। हमारे अपने लोगों का कसूर है, क्योंकि हमने उन पे काम ही नहीं किया है। हमने अपने कोचेस, अच्छे कोचेस लाने की कोशिश ही नहीं की। हमने डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर जो कोचेस लगे हुए हैं, जो जिन्होंने लेवल 3 लेवल 4 भी कोचिंग कोर्सेज किए हुए, हमने उनके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। हम किस चीज पे ध्यान दे रहे? लेजेंड है, बड़ा नाम है, बस उस वो कोच होना चाहिए, उसके अलावा कोई कोच नहीं होना चाहिए। हम सिर्फ इन्हीं चक्रों में लगे हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, अगर कोच लाते हैं। अब मुझे एक चीज बताएं, अगर वकार यूनिस पाकिस्तान टीम के कोच बने, जिस टाइम फर्स्ट टाइम बने, तो जब उनके तहफुजात थे प्लेयर के साथ, उनका कम्युनिकेशन गैप था प्लेयर के साथ, वो जब हटे, इतना सब कुछ हुआ, तो हम लोग क्यों दोबारा लेके आए उनको? क्यों लाए हम लोग दोबारा? फिर उसके बाद बॉलिंग कोच भी लेके आ गए। जब आपको पता है कि एक बड़ा नाम है, वो नहीं रन कर पा रहा एज अ कोच पाकिस्तान टीम, हम क्यों लेके आए? हम खुद बार बार उन लोगों को लेके आते हैं, फिर हम कहते हैं जी हमारे पास कोच ही नहीं है, ठीक है। फॉरेन कोच की मैं अगेंस्ट हूं, मैं बहुत अगेंस्ट हूं, क्योंकि उसकी वजह यह है कि फॉरेन कोच आए हैं ना आपके पास। बॉब वुल्मर के अलावा कितने आ चुके हैं आपके पास कोचेस? वॉटमर आ चुके हैं, मिकी आर्थर आ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद और भी आए, ठीक है। क्या किया उन्होंने? रिचर्ड पायबाज भी, क्या किया उन लोगों ने? क्या आपकी पाकिस्तान की क्रिकेट आसमानों पे लेके? नहीं लेके गए। फॉरेन कोचेस को आप लेके आते हैं, उनको पता ही नहीं है पाकिस्तान का सिस्टम, उनको पाकिस्तान का कल्चर पता ही नहीं है कि यहाँ पे किस तरीके से क्रिकेट खेली जाती है, कैसी सिलेक्शन होती है, क्या होती है। वो वहां से आते हैं, हमारे 2-4 लोग उनके साथ चिपक जाते हैं, वो कान भरते रहते होंगे, यार ये लड़का अच्छा है, ये लड़का, ये सिस्टम है, ये फलाना, ये वो। जब वो सिस्टम को समझ जाता है, वो ये समझता है कि भाई पैसे भी इतने ज्यादा मिल रहे हैं, ठीक है, उसके बाद इनके साथ लग के रहो, इन्हीं की सुनो, हमारा काम भी पूरा उतर जाएगा, ठीक है, मेरा टाइम भी पूरा हो जाएगा, पैसे लेके निकल जाऊंगा। हमने क्या उनसे सबक हासिल किए या क्या सीखा? कुछ भी नहीं सीखा।
ठीक है, तो बात यह है कि हम अपने लोगों को क्यों नहीं तरजीह देते, हम दूसरों के चक्करों में पड़े हुए हैं। तो ये चीजें हमने देखनी है ना यार, कि कैसे ये चीजें बेहतर हो सकती हैं। चलो तनील, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर टॉकिंग टू अस। भाई आपने बातें बड़ी बेबाक करते हैं और सच्ची बातें करते हैं, लोगों को कड़वी जरूर लगती हैं, लेकिन इसमें हकीकत पसंद ही होती है, और जो फुटपाथ की बातें होती है, अवाम की बातें हैं, वो आप जुबान बोलते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा एहसान भाई, एक और चीज इसमें ये बोलना चाहूंगा कि लोग कहते हैं जी कुछ क्रिकेटर जो है वो सोल्यूशन नहीं देते, वो सिर्फ बातें करते। भाई हम सोल्यूशन भी दे रहे हैं, हम साथ में सोल्यूशन भी देते हैं। आपके प्रोग्राम में मैंने अच्छी खासी सोल्यूशन दी है कि ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सोल्यूशन जब बड़ा नाम देगा तो उनको समझ आएगी जो बाकी सोल्यूशन है, ठीक है। और अगर कम क्रिकेट खेली हुई अगर वो बात करेगा, वो उनको अच्छी नहीं लगती और उनका दिल नहीं करता सुनने का। पहले आप लोग अपने आप को सही करें, तो फिर बात कीजिएगा सोल्यूशन कोई देता है या नहीं देता। चलो, थैंक यू वेरी मच तनवीर फॉर टॉकिंग टू अस। थैंक यू एहसान भाई, थैंक यू। जनाब, तनवीर अहमद की बातों से आपको अंदाजा लगाया, बोलते तो वो खुल के हैं, सच्ची और खरी बातें हैं। बहुत से लोगों को बुरी लगती हैं, लेकिन बातें उनकी सच्ची और खरी हैं। इन्हीं बातों के साथ, तनवीर अहमद की खूबसूरत बातों के साथ हम आज के प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।